नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गोदारा। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होगा हल्दी घाटी का युद्ध। तो महाराणा प्रताप के बारे में कल हम पूरी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। जो कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पहले वाला, तो आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में पूरी डिटेल से समझाया गया है और एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने की गुंजाइश है। भाई जितना हो सकता है उतना करवाया गया है। आज हम इस टॉपिक के अंदर सिर्फ हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम उसमें भी हम ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर उसमें करते तो ये शायद वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए हमने ये वीडियो एक अलग से बनाया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हल्दी घाटी है कहाँ। तो ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये हल्दी घाटी ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान के मैप में ये आप देखिए, यहाँ पर है राजसमंद। इस राजसमंद के अंदर ही ये हल्दी घाटी है और इस हल्दी घाटी का मैदान है ये। इस हल्दी घाटी के मैदान में ये युद्ध होता है और कैसे क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध होता कब है। ये मैंने आपको कल भी बताया था और मैं फिर आज भी बता रहा हूँ कि हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में दो डेट आती है। एक तो है 18 और एक है 21। ये 18 और 21 जून की डेट है। 18 या 21 जून 1576, ये दो डेट आती हैं। इन दो डेट के संबंध में अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इसमें से दोनों डेट एक साथ कभी नहीं आएगी, या 18 आएगी या 21। ज़्यादातर 18 को ही माना जाता है। 21 एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा करके, तो वे जो इतिहासकार हैं वो 21 भी मानते हैं। तो 18 या 21 कौन सी भी आ जाए तो आपको दोनों याद रखनी है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून या 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। तो ये किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए, वो हम कल वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो अकबर थे वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए, यानी अपनी बादशाहत मनवाने के लिए, उन्होंने अकबर ने शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया। लेकिन महाराणा प्रताप जो एक राजपूती स्वाभिमान के आगे है, अकबर की एक भी नहीं चली। उस अकबर का सब जो प्रयास था वो असफल होता जा रहा था। तो फिर अकबर ने क्या सोचा कि अकबर ने सोचा अब तो केवल एक ही सहारा है। बस सब कुछ अपना के देख लिया कि प्यार से बातें करके राजदूत भेज के देख लिया सब कुछ, लेकिन महाराणा प्रताप कहाँ मानने वाले थे। अब अकबर ने सोचा कि अब तो सिर्फ एक ही है, वो है युद्ध। अब युद्ध से ही मनवाना पड़ेगा। लेकिन महाराणा प्रताप थे जो इस मिट्टी के जो वीर सपूत थे, वो युद्ध से भी नहीं डरने वाले थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं जब तक मेवाड़ के ऊपर मुगलों की बादशाहत को स्वीकार नहीं करूँगा। तो उधर महाराणा प्रताप का प्रण और उधर अकबर की जिद। अब देखिए क्या होता है इस हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर, कि जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है ये किस किस के बीच होता है? एक तो होता है अकबर और इधर होता है महाराणा प्रताप। ठीक है, ये महाराणा प्रताप। तो इधर अकबर की सेना और अकबर की सेना है। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? ये कर रहा है मान सिंह। ठीक है, ये मान सिंह कौन सा है? ये मान सिंह अमेर का शासक है मान सिंह, और राजपूत है ये भी एक। देखिए अकबर के मतलब अकबर की पॉलिसी देखिए आप, राजपूत को राजपूत के खिलाफ ही भड़का रहा है। उधर ये महाराणा प्रताप, ये भी एक राजपूत शासक हैं, ये भी एक, तो राजपूत को राजपूत के खिलाफ भड़का रहा है। ये मुगलों का मतलब ये अकबर के, देखिए अकबर की चालाकी देखिए। फिर भी महाराणा प्रताप सबसे ज़्यादा यानी इसी बात से चिढ़ रहे थे कि एक राजपूत को राजपूत के खिलाफ ही भड़का रहा है अकबर, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा महाराणा प्रताप को कहा कि हमारे यानी राजस्थान के अंदर ऐसी इस चीज़ को हम बिल्कुल अकबर की बादशाहत को मैं स्वीकार कभी नहीं करूँगा। अब मानसिंह था, ये आमेर का शासक था। मानसिंह के पिताजी भगवंत दास के पिताजी थे बारमल। उन्होंने तो पहले 1562 में ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब ये मानसिंह अकबर का सेनापति के रूप में आता है और मानसिंह अकबर की सेना का नेतृत्व करता है। अब एक सेना होती है, मान लो एक अकबर की सेना होती है, एक तरफ होती है महाराणा प्रताप की सेना। तो क्या होता है कि अकबर जो सेना होती है ना, सेना के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है आगे का और एक भाग होता है पीछे का। जो आगे का भाग होता है उसको बोलते हैं हर्रावल, ये आपको नाम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और पीछे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं चंदावल।
ठीक है। ये हरावल और चंदावल, इसमें ही एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो प्रेशर वो उसी टाइम ऐसा ही होता है कि हरावल चंदावल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि आगे वाला कौन सा है पीछे वाला कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, आगे का हरावल है, पीछे का चंदावल है। तो महाराणा प्रताप का जो सेना थी उसमें हरावल दस्ते का नेतृत्व तो कौन कर रहा था और चंदावल का कौन कर रहा था, अकबर के कौन कर रहा था, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखनी है। तो देखिए जो हरावल दस्ता था, हरावल दस्ते में महाराणा प्रताप की तरफ से कौन था, सबसे पहले हमें यही देखना है। तो महाराणा प्रताप की तरफ से एक जो हुआ था हकीम खान सूरी के नाम से एक व्यक्ति था, ये पठान यानी एक मुस्लिम व्यक्ति था, ये हकीम खान सूरी, ये हरावल दस्ते में था महाराणा प्रताप के। और इनके जो चंदावल यानी सेना का जो पीछे वाला भाग था उसमें कौन था, उसमें था एक पुंजा भील के नाम से, यानी ये भील व्यक्ति था, भील जाति का। ये बहुत, भील जाति के जो व्यक्ति होते हैं बहुत स्ट्रांग और मजबूत होते थे भैया। तो ये पुंजा भील ये चंदावल दस्ते का, हकीम खान सूरी ये हरावल दस्ते का कर रहा था। अब रह गया ये अकबर की सेना। तो अकबर की सेना का हरावल में कौन था ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें था आसफ खान, और जो चंदावल था अकबर का, जो सेना में जो चंदावल था उसका कौन कर रहा था, उसका था मेहतर खां। ये चारों नाम आपको बहुत याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। यानी अकबर की सेना में हरावल का नेतृत्व और चंदावल का नेतृत्व, और इसमें महाराणा प्रताप की सेना का और अकबर की सेना का, दोनों का हरावल और चंदावल का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब क्या दे, अब देखो ये सेना होगी, ये महाराणा प्रताप की, ये अकबर की सेना होगी। अब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अब एक मतलब ये है अकबर की सेना, अकबर की सेना थी 80,000 और महाराणा प्रताप की सेना है 20,000। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि, यानी ये आंकड़ा फिक्स तो नहीं है, ये तो नहीं पूछा जाता। एक बार यूँ पूछ लिया गया कि अकबर और महाराणा प्रताप की सेना का अनुपात कितना था, तो ये पूछ लिया जाता है। तो 1/4 यानी ये 1:4 में थी ये, मतलब 1:4 में ये एक आया हुआ है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अकबर की और महाराणा प्रताप की सेना का जो अनुपात कितना था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अब युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो युद्ध स्टार्ट होने के बाद मतलब एक बार तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इस 80,000 की सेना के ही महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना ने छक्के छुड़ा दिए थे एक बार। तो मतलब इतनी गंभीरता से युद्ध किया था महाराणा प्रताप की सेना ने कि अकबर की इस इतनी बड़ी, अकबर के पास देखिए कितने गोला बारूद सब कुछ था, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना के पास तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी और सेना भी कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इनके छक्के छुड़ा दिए। फिर ये जो मेहतर खां है ना, ये जो चंदावल का नेतृत्व, इसने एक अफवाह फैला दी इस मुगलों की सेना के अंदर कि जो बादशाह है, जो अकबर है, वो स्वयं आ रहे हैं, एक और सेना लेकर स्वयं आ रहे हैं। तो अकबर के आने की, बादशाह के आने की जो झूठी खबर फैला देता है, तब इन मुगलों की सेना का मनोबल और बढ़ जाता है। फिर ये दोबारा से लड़ने लग जाते हैं, नहीं तो वहीं हार गए थे ये, और इस मेहतर खां के कारण वापस सेना लड़ने लग जाती है। अब क्या होता है, अब जो महाराणा प्रताप है वो देखते हैं मान सिंह को। अब देखिए आप, ये मान सिंह है, जैसा भी बना है आप देख लेना, मतलब समझना है हमें। तो ये मान सिंह का हाथी है, ठीक है। ये मान सिंह का हाथी है, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा है। महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन सा है, ये है चेतक। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक और ये उधर है मान सिंह का हाथी। मान सिंह हाथी के ऊपर है। अब महाराणा प्रताप है वो टारगेट करते हैं मान सिंह को। तो ये मान सिंह को देखते हैं कि मान सिंह को पहले इसी को टारगेट में लेते हैं। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसको इशारा देते हैं, क्योंकि ये जो चेतक था ये महाराणा प्रताप के एक इशारे पर चलने वाला था। ये मतलब घोड़ा जरूर था, एक जानवर था, लेकिन ये इंसान से भी ज़्यादा समझता था ये महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप जैसे ही महाराणा प्रताप का इशारा पाता है, तो ये जो इसका मान सिंह का जो हाथी था, इस हाथी के करीब चला जाता है। तो हाथी के करीब जाते ही ये महाराणा प्रताप चेतक को इशारा करते हैं। तो
इसके मान सिंह के हाथी के दोनों साइड, यानी यहाँ पर ये मान लो कि मान सिंह के हाथी का सूंड है, तो इस सूंड के दोनों तरफ अपने टांग लगा लेता है और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक है ये हाथी के ऊपर चढ़ जाता है, आगे से अपने दोनों पांव ऊपर रख लेता है हाथी के। और महाराणा प्रताप के पास था भाला, 80 किलो का भाला। 80 किलो का आप सोच के देखिए, अंदाजा लगाइए कि 80 किलो का भाला लेकर वो लड़ रहे हैं तो वो कितने मजबूत होंगे, कितने, क्योंकि 80 किलो का भाला उठाना भी कोई आसान काम नहीं है और उसको लेके लड़ना, तो महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला लेकर लड़ते थे। तो जैसे ही महाराणा प्रताप ने भाला मान सिंह की तरफ किया तो मान सिंह है वो थोड़ा सा झुक गया। झुकते ही जो मान सिंह का पीछे बैठा हुआ जो हाथी चला रहा था, जो महावत था हाथी चलाने वाला, उसके ऊपर वार हो गया, तो वो महावत मारा गया, लेकिन जो मान सिंह था वो बच गया। अब देखिए चेतक है, इतनी देर तक चेतक तो नहीं रह सकता क्योंकि हाथी है। अब ये कहाँ हाथी है कहाँ घोड़ा है, तो हाथी भी तो कोई इतना मतलब कमजोर नहीं है, हाथी भी तो बहुत स्ट्रांग है। तो हाथी पर जब चेतक अपना पांव रखता है तो हाथी भी तो कुछ हलचल करेगा। अब हाथी ने जैसे ही अपनी गर्दन हिलाई तो चेतक ने वापस, मतलब क्योंकि वो तो एक इंस्टेंट का उसी टाइम का था, उसी टाइम अगर हो जाता तो हो जाता। फिर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है वो वापस उतरने की कोशिश करता है। तो ये मानसिंह था, ये क्या करता था कि जो हाथी होता था उसके सूंड में एक कटार रखता था, तो जैसे ही घोड़ा वापस उतरने लगा तो वो कटार जो सूंड के अंदर लगाया हुआ था वो चेतक की टांग में लग गया और चेतक की जो एक टांग है वो पूरी तरह से जख्मी हो गई, कि ये मान लो पूरी तरह से खत्म ही हो गई थी। तो अब घोड़ा भी घायल हो गया और उधर महाराणा प्रताप को भी घेर लिया गया, तो महाराणा प्रताप भी घायल हो गए थे। महाराणा प्रताप और घोड़ा दोनों घायल हो गए। अब दोनों घायल होने के बाद महाराणा प्रताप की सेना के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है झालाबिदा। झालाबिदा ये जल्दी सी, और भी जो व्यक्ति होते हैं, जिस तरह झालामान भी था, मान सोनगरा था, भान सोनगरा था, रावत कृष्णदास चुंडावंत थे, पुंजा थे, ये जो व्यक्ति इनका ध्यान जब महाराणा प्रताप की तरफ जाता है तो ये धीरे से महाराणा प्रताप को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। अब झालाबिदा है उसी टाइम महाराणा प्रताप से कहता है कि महाराज आप एक काम करिए, युद्ध हम फिर लड़ लेंगे, लेकिन अगर हम खुद ही नहीं रहे तो, अगर क्योंकि जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्या करना, तो इंसान को वहां से निकलना ही सही होता है। तब झालाबिदा जब महाराणा प्रताप को समझाते हैं तब कहते हैं कि महाराज आप एक काम करिए कि आपका जो ये मुकुट है आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि पूरी सेना उस राज चिन्ह को देखती थी। जब तक राजा का जो राज चिन्ह यानी जो मुकुट देखता रहता था तब तक यूं रहता था कि हाँ यहीं पर जो राजा है वो भी यहीं पर डटे हो, तो पूरी सेना डटी रहती थी। अगर राजा ही नहीं डटेंगे तो पूरी सेना कहां डटेगी। तो झालाबिदा ने समझदारी से काम लिया और महाराणा प्रताप से उनका मुकुट लिया और खुद मुकुट धारण किया और फिर घोड़े के ऊपर वहां खुद सवार होके, और सेना को यूं लग रहा था कि अभी तक जो महाराणा प्रताप है वो यही है, लेकिन जो महाराणा प्रताप है उनको वहां से निकाल दिया गया। चेतक है उनको इतनी स्पीड से वहां से लेकर चला गया, काफी किलोमीटर दूर ले गया। लेकिन काफी किलोमीटर दूर चलने के बाद एक गांव आता है बलीचा नाम का, और वहां पर एक खाड़ा आता है बहुत चौड़ा, क्योंकि महाराणा प्रताप और चेतक दोनों ही घायल थे। चेतक का भी अब 3 टांग ही रह गए थे क्योंकि एक टांग पूरी तरह से जख्मी है। जैसे ही चेतक है इस नाले को पूरी स्पीड से क्रॉस करने की कोशिश करता है तो जो इस नाले को पार नहीं कर सका। तो ये कौन सा गांव था, ये बलीचा गांव था, और इस बलीचा गांव में जो चेतक है इस चेतक की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर जो चेतक की मृत्यु हो जाती है। अब महाराणा प्रताप देखते हैं, महाराणा प्रताप को बहुत दुख होता है क्योंकि महाराणा प्रताप चेतक को अपने बेटे से भी ज्यादा मानते थे, क्योंकि ये महाराणा प्रताप के एक इशारे को समझ पाता था। तो अब महाराणा प्रताप खुद अपने हाथों से चेतक का अंतिम संस्कार करते हैं और कहते हैं कि इसी बलीचा गांव में चेतक की क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। ये भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि चेतक की समाधि कहाँ है, तो चेतक की समाधि है बलीचा गांव में। ये आपको ध्यान रखना है कि चेतक की समाधि कहां बनी हुई है, बलीचा गांव के अंदर बनी हुई है। अब महाराणा प्रताप के पीछे पीछे उनका भाई एक शक्ति सिंह के नाम से, शक्ति सिंह है, ये पीछे पीछे आता है। शक्ति सिंह ये पहले अकबर की तरफ चला गया था, लेकिन अब ये इसको पश्चाताप होता है। ये महाराणा प्रताप की इस कंडीशन को देखता है तो इसको दया आ जाती है महाराणा प्रताप पर। तो ये कहता है कि भाई जो कुछ हो गया आप उसको भूल जाइए, लेकिन अब
मैं आपको इस हाल में नहीं दे सकता। तो ये महाराणा प्रताप की सहायता करते हैं और अपने घोड़े से महाराणा प्रताप को एक अलग ले जाते हैं। और अलग कौन सा गांव था, ये था कोलियारी गांव। ये भी बहुत बारी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप को कौन से गांव कोलियारी गांव में ले जाकर महाराणा प्रताप को इलाज करवाया। घावों का इलाज पूछ लेते हैं कि महाराणा प्रताप के घावों का इलाज कहाँ करवाया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक महाराणा प्रताप और जो ये मानसिंह था या जो ये मुगल थे, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन लेता है कि इनके हाथियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। एक कौन से एग्जाम में पीछे पूछा भी गया था कि उनके हाथी का क्या नाम था। तो ये भी हमें ध्यान से देखना है कि एक हाथी है, हम हाथियों के नाम देख लेते हैं। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा भी था, लेकिन ये घोड़े के साथ साथ हाथी भी रखते थे। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, एक तो था लूणा और एक था राम प्रसाद। ये दो नाम याद रखने आपको, लूणा और राम प्रसाद, ये महाराणा प्रताप के हाथी थे। और ये राम प्रसाद अंतिम रूप से अकबर के हाथ लग गया था और इसका अकबर ने नाम चेंज कर दिया। तो इसका नाम अकबर ने क्या कर दिया था, पीर प्रसाद। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पूछा जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम रखा था, तो पीर प्रसाद रख दिया था। लूणा और राम प्रसाद दोनों ये महाराणा प्रताप के हाथी थे। अब हम बात करते हैं मुगलों के हाथियों के या फिर मानसिंह के जो हाथी थे उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था, एक तो था गजराज, एक था गजमुक्ता और एक था मर्दाना, ये मानसिंह का हाथी था। और एक था हवाई। ये मर्दाना और हवाई ये मानसिंह के हाथी थे। गजराज गजमुक्ता ये मुगलों के हाथी थे। तो ये हाथियों के नाम भी आपको भाई याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, तो वो पीछे कौन सा पेपर था उसमें पूछा भी गया था। और ये गजराज गजमुक्ता मर्दाना हवाई ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनका पूछा गया तो इनका भी कभी पूछा जा सकता है। तो अब जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इस हल्दी घाटी के युद्ध में क्योंकि महाराणा प्रताप तो निकल गए, अब ये तो एक अनिर्णायक युद्ध हो गया, क्योंकि ना महाराणा प्रताप की जो अकबर की जो मंशा थी वो तो कंप्लीट हुई नहीं। अब इस हल्दी घाटी के युद्ध के अलग अलग नाम रखे जा गए हैं। तो कोई इसको कुछ ही बोलता है, कोई तो उन नामों को भी नाम लेकर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें याद रखना है, सबसे पहले नाम याद रखना है, इस हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है गोगुंदा का युद्ध। ये गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, तो ये एक उस टाइम जब ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो उस टाइम वहां पर एक इतिहासकार होता है या अल बदायूनी नाम से। इस अल बदायूनी ये मुगलों की तरफ से था, एक अल बदायूनी। तो ये भी पूछा जाता है कि वहां पर जो कौन सा इतिहासकार था, अल बदायूनी था। ये अल बदायूनी ने, और इनकी जो अल बदायूनी था, इस अल बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है। तो अल बदायूनी की एक पुस्तक है, वो भी आपको नाम रखनी है। ये पुस्तक का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। इस पुस्तक का नाम है मुंतखब उत तवारिख। ये पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है कि मुंतखब उत तवारिख किसकी पुस्तक थी, अल बदायूनी की थी। और इन्होंने इसको कौन सा युद्ध कहा, गोगुंदा का युद्ध। फिर हम बात करते हैं कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ये मैंने आपको कल भी बता दिया था कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था। ये आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए अभी तक, अगर आपने कल वाली वीडियो ध्यान से देखी है। तो ये था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने इसको कौन सा युद्ध कहा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। एक कहा जाता है इसको बादशाह बाग का युद्ध। ये बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था, ये बादशाह बाग का युद्ध कहा था आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने इनको बादशाह बाग का युद्ध कहा। वैसे इसके और भी कई नाम है, जिस तरह हाथी घोड़ों का युद्ध भी कहा जाता है, बनास का युद्ध भी कहा जाता है, मोलेला लोशिंग का युद्ध भी कहा जाता है, रक्तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। वैसे कई नाम है, लेकिन ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने। कई बार मिलान वाला क्वेश्चन दे देता है यहाँ पर कि मिलान कीजिए, ये किसने कहा था, ये ऐसे मिलान वाला दे देता है 4 ऑप्शन देके। तो आपको याद रखना चाहिए गोगुंदा। और ये अल बदायूनी एक जो इतिहासकार था, इसने ये कहा जाता है कि इसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी तक रंग ली थी। ये
मुगलों का इतिहासकार था, तो इसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंग ली थी। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। कि क्वेश्चन कई बार क्या जो एग्जाम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसमें जो पेपर होता है ना, उसमें एक दो क्वेश्चन तो वो ऐसे देता है कि वो किसी से भी नहीं होते, वो क्वेश्चन किसी से भी हो भी नहीं सकते। क्योंकि अब अगर ये देखिए, अगर उसने ये दे दिया कि महाराणा प्रताप के हरावल चंदावल, इसमें तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर महाराणा प्रताप की सेना भी 20,000 थी, अकबर की सेना 80,000 थी, अगर उसमें 80,000 की सेना या 20,000 की सेना में से उसने किसी का नाम दे दिया कि ये निम्न में से कौन सा अकबर की सेना में नहीं था, निम्न में से कौन सा महाराणा प्रताप के, अब ये बताइए आप 80,000 और 20,000 के नाम हम याद थोड़ी ना करेंगे उसे एक क्वेश्चन खातर कि 80,000 और इनका नाम हम रटेंगे क्या कि 80,000 में कौन कौन था, 20,000 में कौन कौन था। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो छोड़ने के लिए होते हैं। फिर वो क्वेश्चन क्या होते हैं कि वो किसी को ही नहीं आते, तो इनका ऐसे रटने का कोई फायदा नहीं है कि हम उनके नाम रटने लग जाएं कि सेनापतियों के कौन कौन सा सेनापति अकबर की तरफ से था, कौन कौन सा मतलब ये सैनिक था महाराणा प्रताप की तरफ से। चलो हाँ, सेनापति होते हैं जो नेतृत्व करता है, उनका जो आगे पीछे जो रावल चंदावल का भाग होता है उसको हम याद कर सकते हैं। अब देखिए रीट के अंदर ये क्वेश्चन आया, ये देखिए आप, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था। अब देखिए चंदावल दस्ते में कई बार एक का ही नाम पूछा जाता है। अब इसने सारे इतने नाम दे दिए और ऑप्शन भी देखो कैसे कैसे दे रखे हैं, 1 2 3 4 2 3 5 6 ऐसे ऐसे दे दिए। अब पुरोहित गोपी, अब हमने राणा पुंजा तो सबको पता है कि राणा पुंजा था, अब ये इसका भी नाम दे दिया, जयमल मेहता, चारण जैसा हकीम। अब हकीम खान सूरी तो निकल जाएगा क्योंकि ये हमने हरावल दस्ते के अंदर करा था। अब चौथा तो नहीं है, अब चौथा इसमें भी है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें है ये भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन रह गए। अब चारण जैसा कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत है, उन्होंने वही चुंडावत है जिन्होंने महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय उनको तलवार बांधी थी। तो ये कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप यूं सोचोगे कि अगर हमें सबका याद करना पड़ेगा क्या है, सबका नाम याद करने की जरूरी नहीं है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो पता नहीं यहाँ पर कौन सा नया नाम दे दे। एक नया नाम देने पर हमें ऐसे सारे या नाम जो इंपॉर्टेंट है वही नाम हमें याद करने हैं। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारी जो वीडियो है वो पसंद आ रहे होंगे, और ये हल्दी घाटी वाला युद्ध भी जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट बस वही है, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ये युद्ध के नाम है, ये नाम याद कर लेना और ये डेट याद कर लेना। मान सिंह अकबर की सेना का नेतृत्व, महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व, हरावल चंदावल के भाग की सेना का अनुपात, और ये जो चेतक था इनकी समाधि कहाँ पर है। और बाकी महाराणा प्रताप के बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरह से कल वाली वीडियो में कर चुके हैं। और महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किसने किया था, झाला बिदा ने। हाथियों के नाम ये भी इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम और मुगलों के हाथियों के नाम और मानसिंह के हाथियों के नाम, और महाराणा प्रताप के हाथी का अकबर ने कौन सा नाम कर दिया था बदल के, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ आ रहे हैं तो अपना रिस्पॉन्स दिया करिए प्लीज़, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही समझ आ ही रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।